नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। मित्रों, पिछली बार हमने देखा था कि सेक्स के कारण घटस्फोट या डाइवोर्सेस कैसे रोक सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि सेक्स के अलावा भी वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है एक दूसरे को एडजस्ट करने में, और उसके लिए भी उसके कारण भी एक दूसरे का न बनने के कारण कभी शादी के तुरंत बाद या कभी 10-15 साल बाद या कभी कभी तो आजकल 65 साल की उम्र में भी कुछ कपल्स डाइवोर्स लेते हुए दिख रहे हैं। तो इनको कैसे बचाना चाहिए? पिछले बार हमने देखा था कि हमने एक 7 सूत्रों का एक जिसको बोलते हैं फॉर्मूला बोल सकते हैं, या मराठी में हम बोलते हैं वैवाहिक जीवनाची सुखी संसाराची 7 सूत्रे। तो वो 7 सूत्रों में आखिरी का सूत्र जो है वो है संभोग, यानी सेक्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसका हमने पहले भी काफ़ी बार जिक्र किया है। आज अपना ये लगभग 22वां एपिसोड है, तो इसके पहले के सभी एपिसोड्स में पिछले 1 या 2 एपिसोड छोड़े तो हमने सेक्सुअल रिलेशनशिप का जिक्र हमेशा किया है, तो उसका जिक्र हम ज़्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्स ये कोई भी मैरिज का ये बेसिस है, ये बेस है, और ये बेस अगर सेक्स अच्छा होता है तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे कपल्स फिर एक दूसरे की जो कमियां होती है वो इग्नोर भी करते हैं, लेकिन कमियां भी है एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ बन भी नहीं रही है और सेक्स भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में विवाह टिकना या मैरिज इंटैक्ट रहना इसमें काफ़ी अड़चन जाती है और डाइवोर्सेस के प्रमाण बढ़ते हैं। तो इसीलिए सबने एक दूसरे के साथ कितना भी गुस्सा हो, कितना भी एक दूसरे से नहीं बन पा रहे हुए, लेकिन सेक्स बंद करना ये उसका उपाय नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक दूसरे के साथ सेक्स करने के बाद में ये जो पति पत्नी है इनमें झगड़ा होता है या उनके बनती नहीं एक दूसरे से, ये कभी कभी एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत भी कर सकते हैं। इसलिए नो टू नो सेक्स, है ना, सेक्स शुरू रहना चाहिए। अब हम जो पहली 6 हमारी जो आदतें है, 7 हैबिट्स फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, या पहला सूत्र जो है वह है स्वभाव। हमने देखा कि स्वभाव, संवाद, स्वास्थ्य, सत्य, समय, स्पर्श और संभोग, ये 7 सूत्र है। तो हम पहला सूत्र शुरू करते हैं स्वभाव। स्वभाव यानी एक दूसरे का बर्ताव करने का तरीका। हम बोलते हैं ना कि अरे वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड है, या टेम्परामेंट अंग्रेजी में बोलेंगे। तो अगर स्वभाव एक दूसरे का मैच नहीं करता है तो भी बहुत बार झगड़े होते हैं। एखादा पुरुष बहुत ही ज़्यादा उत्तेजक हो या बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो और उसको बार बार गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों का भी गुस्सा आता है, फिर उसके कारण वो पत्नी को कुछ भला बुरा कहता है, या पत्नी की हमेशा निंदा ही करेगा, उसके हर एक काम में कोई ना कोई नुक्स निकालेगा, तो ऐसे में वो फिर पत्नी भी एक तो डिप्रेस हो जाएगी, या उसका भी स्वभाव अगर आक्रामक रहे तो वो भी झगड़ा कर सकती है। तो ये एडजस्टमेंट, हम ऐसा बोलते हैं कि हर स्वभाव में हर व्यक्ति के खुद के ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स, उसके एटीट्यूड्स होते हैं, उसका ईगो होता है, और जब शादी होती है तो 2 ये अलग अलग एटीट्यूड और ईगो वाले लोग एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो एक का अगर एटीट्यूड एडजस्टमेंट का रहे, दूसरे का थोड़ा सा आक्रामक भी रहे, तो बहुत बार बात बन जाती है। लेकिन दोनों का अगर आक्रामक है तो शायद झगड़े बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक का आक्रामक है, दूसरे का सौम्य स्वभाव है, लेकिन वो सौम्यता कब तक बर्दाश्त करेगा, उसकी सभ्यता कब तक जवाब देगी इनकी आक्रामकता का, ये हम नहीं बोल पाते। मैंने पिछली बार भी बोला कि जब सारी हदें पार हो जाती है और देयर इज़ नो नाउ लिमिट टू टॉलरेट, तब जाके कोई भी व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, डाइवोर्स या तलाक या घटस्फोट का निर्णय लेता है या लेती है। तो इसलिए स्वभाव इम्पॉर्टेंट है। तो स्वभाव एक दूसरे के सरीके रहेंगे, बिल्कुल भूल जाइए आप, या कभी होने वाला नहीं है। पर अभी क्या हो गया है, कारण है ये बहुत ज़्यादा लंबा स्वभाव पे अपन हमारे 2-4 एपिसोड खर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतने नहीं करेंगे। पर स्वभाव के क्यों कारण हो गए आजकल? पहले क्या था कि हर कपल्स को 3-4-5 बच्चे रहते थे, 5-5, 6-6 बच्चे रहना, 2-3 लड़के, 2-3 लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ, 1 लड़का, या 5 लड़के, 1 लड़की, ऐसे बहुत सारे कॉमन था ये, और सभी को सरीके नज़र से देखा जाता था। किसी को कभी कुछ मिलता था, कभी किसी को नहीं मिलता था। तो इसके कारण सहने की आदत थी, सहनशीलता
हर एक की अच्छी थी। और कभी कभी क्या होता था कि माँ बाप भी बच्चों को डांटते थे, चिल्लाते थे, एक आध दूसरी झापड़ भी लगा देते थे। तो मैं ये नहीं बोलता है झापड़ लगाना अच्छी बात है या वो करना चाहिए, लेकिन मैं एक नज़रिया बता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तकलीफ सहना, थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट होते हैं, तो कोई दूसरा आक्रामक रहता है तो अपन ने थोड़ा सा कुछ समय के लिए शांत बैठ जाना, ये अपने आप सीख मिल जाती थी, क्योंकि अपने माँ बाप भी वैसे ही थे, वो भी एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी अपने फैमिली के स्ट्रक्चर बदल गए। हम दो और हमारे दो, ये शुरू हुआ है, और आजकल तो हम दो हमारा एक, ऐसा भी शुरू हुआ है। तो क्या होता है कि एक चाइना में कंसेप्ट था, चाइना में, हांगकांग में बोलते थे ऐसा कि इट इज़ अ ईरा ऑफ प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस, यानी राजपुत्रों और राजकन्याओं का ज़माना है। कैसा कि पिछले कई साल से हांगकांग में एक वन चाइल्ड नॉर्म था, यानी हम सब सोच सकते 30-40 साल से। तो जो अभी बच्चे हैं, नए नए पेरेंट्स हैं, उनको भी एक बच्चा होता है, और वो भी अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पीछे उसके केयर करने के लिए 6 लोग रहते थे। वो बच्चे के माँ बाप, उसके नाना नानी और उसके दादा दादी, यानी 6 लोगों के लालन पोषण में, लाड़ प्यार से बच्चा कितना बिगड़ेगा नहीं बिगड़ा मैं नहीं बताता, लेकिन बच्चे के एटीट्यूड्स कैसे तैयार हो जाएंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, मुझे चाहिए, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, लोगों ने एडजस्ट करना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, और एवरीबडी फील्स कि आई एम वेरी स्पेशल, मैं मेरे घर में इतना लाडला हूँ, मैं मेरे घर की इतनी लाडली हूँ, मैं राजपुत्र हूँ, मैं राजकन्या हूँ। अब पुराने ज़माने में राजपुत्र राजकन्या भी एक दूसरे से एडजस्ट करते थे, क्योंकि उनको सिखाया जाता था। पर आजकल की दुनिया के राजपुत्र और राजकन्याएँ ऐसी हो गई है कि वो एक दूसरे से एडजस्ट करना बहुत आसानी से नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं स्वभाव के। मैं बताता हूँ कि कुछ लोग बहुत ही निगेटिव रहते हैं, डिट्रैक्टर्स उनको बोलते हैं, कि कुछ भी हुआ, जैसे मैं अभी आपके सामने ये बातें बता रहा हूँ, एक आधा निगेटिव वाला आदमी बोला, अरे क्या है ये, टेलीविजन पे बता के थोड़े डाइवोर्सेस कम होने वाले, ये तो होने वाले, कितना भी पढ़ाओ कितना भी दिखाओ। यानी कोई भी चीज़ में वो निगेटिव ही सोचेंगे, किसी भी कारण से या किसी भी कोई भी उपाय ये इलाज नहीं करेगा, ऐसा ही वो समझते, निगेटिविस्ट रहते। तो उनको कोई कार्य करने में भी उनके निगेटिविज्म आ जाएगा, और वो कोई कार्य में भाग ही नहीं लेंगे। कुछ रहते सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते। ये पति पत्नी के रिलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, है एक्चुअली ये हाउ अ पर्सन इज एक्टिव इन सोसाइटी या ग्रुप, इसके लिए रहता है। बट मुझे ये बड़ा पति पत्नी के बीच में भी अगर ये ऐसे मुद्दे से अपन चर्चा करेंगे तो एक दूसरे का स्वभाव जानने में मदद होगी और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। ये निगेटिविस्ट एक ग्रुप हो गया। दूसरे रहते ऑब्जर्वर्स, वो कोई भी फंक्शन चल रहा है या पत्नी कोई काम कर रही है या पति कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या कोई मदद नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ कैसे कर रहा है क्या कर रहा है उतना ही देखेंगे और खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करते। वो बहुत ही न्यूट्रल रहेंगे, वो अच्छा भी नहीं बोलेंगे बुरा भी नहीं बोलेंगे। बट लेकिन ऐसे रहते हैं, हम देखते हैं हमारे घर में फैमिलीज़ में ऐसे लोग बहुत रहते हैं। तीसरे रहते हैं पार्टिसिपेंट्स। अब पार्टिसिपेंट्स कैसे रहते हैं कि भैया मेरी बीबी काम कर रही है, मेरी माँ काम कर रही है, मेरी बहन काम कर रही है, भाई कर रहा है, पिताजी कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन हम इसको अभी पति पत्नी के रिलेशन में अगर लेंगे तो पति काम कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा हाथ बटा दूँ दिखाने के लिए कि मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रही हूँ। सो पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इच्छा नहीं रहती है, बट ऑब्जर्वर से थोड़ी ज़्यादा रहती है। निगेटिविस्ट से ऑब्जर्वर में कम से कम वो ख़राब नहीं बोलेगा, ऑब्जर्वर से पार्टिसिपेंट में थोड़ी इच्छा रहेगी कि भैया अपने भी थोड़ा सा मेरा हाथ लगना चाहिए वो काम करके, इसलिए वो उसको बोलेंगे। ऑब्जर्वर के बाद में होता है कंट्रीब्यूटर, कि वो खुद पार्टिसिपेट भी करेगा और थोड़ा बहुत सुझाएगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, हम दोनों ने मिलकर ये काम कर रहे हैं तो मैं भी तुम्हारा काम करता हूँ, और थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके कंट्रीब्यूट करेगा कि थोड़ा बहुत काम तुम ये करो मैं ये कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है लीडर। अभी कंट्रीब्यूटर क्यों कर रहा है कि सामने वाला कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मन से कर रहा है वो, लेकिन उसको मन से इच्छा नहीं है, वो इनिशिएट नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा, लेकिन सामने वाला कर रहा है तो उसको मदद करना इसलिए वो करेगा। पार्टिसिपेंट ने सिर्फ दिखाने के लिए करेगा, ऑब्जर्वर ने देख लेगा, वो बोलेगा कुछ भी नहीं। और निगेटिविस्ट जो रहेगा डिट्रैक्टर बोलेंगे ये क्या है, इससे क्या होने वाला है। लेकिन हमें चाहिए लीडर,
अब लीडर क्या करता है कि लीडर यानी पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लीडर यानी कोई भी काम को लीड करना, और लीड करने के लिए कोई भी काम की शुरुआत करना, इनिशिएट करना, प्लानिंग करना, ये इनिशिएटर या प्लानर और लीडर बोलते हैं हम, कि वो खुद करेगा या करेगी, दूसरे को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये लीडर क्या करता है, खुद प्लान भी करता है, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो कंट्रीब्यूट भी करता है, पार्टिसिपेट भी करता है, ऑब्जर्व भी करता है। तो लीडर बनना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि घर में पति पत्नी दोनों लीडर हो जाएंगे तो दोनों के झगड़े होंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। क्या होता है कि हमेशा दोनों ने काम बांट लेने चाहिए। काम बांटना है, एक ही काम आधा आधा नहीं करना है, नहीं तो कल चल के सब लोग बोलेंगे ठीक है, पत्नी बोलेंगे मैं तो आटा गूंथ दिया हूँ, अभी आप उसको रोटियां बेल लीजिए, फिर मैं उसको तवे पे सेक लूँगी। ऐसा काम हम नहीं बांट सकते। काम बांटना है ना, जिम्मेदारी अलग अलग लेना, कि मैं घर का काम करती हूँ, आप बाहर का काम करिए। या दोनों पति पत्नी अगर आजकल जॉब पे रहते, वर्किंग रहते, तो दोनों ने खाना बनाने का काम, नाश्ता बनाने का काम, जो भी है, दोनों की सहमति से दोनों की सहमति भी और दोनों की एबिलिटी भी। कभी कभी क्या होता है कि एबिलिटीज़ कुछ लोगों की अच्छी होती है। अगर पत्नी की एबिलिटी खाना बनाने में अच्छी है और पति की एबिलिटी बाकी के घर के काम में करने में अच्छी है, तो उन्हें वो करना चाहिए। मुझे तो बताने में कोई शर्म नहीं आती, जब कोविड शुरू हुआ था, घर में कोई मेड सर्वेंट्स नहीं आती, काम वाली बाइयाँ नहीं आती थी, तो हमने घर के काम करने की सोची, तो मुझे कोई काम जमता ही नहीं था। तो मुझे एक ही काम जमा हुआ है, बर्तन मांजने का, तो मैंने वो कर लिया। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम अपना ही काम कर रहे हैं, अपने घर का ही काम कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो जिसकी योग्यता, एबिलिटी, उसका रुझान, ये भी देखना चाहिए, और किसको कौन सा काम अच्छा जमता है वो भी देखना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मे, जैसे बहुत शादी करना यानी बड़ा सुखी काम है, ऐसा नहीं है। ये अपने समाज में या बहुत सारे को लगता है कि शादी हो गया कि मेरे सब दुखों का अंत हो जाएगा और मैं बहुत खुश रहूँगा, जबकि मजाक यानी जोकिंगली बोलते कि सब, अगर आपको बहुत सुखी चल रहा है एक आधा आदमी, तो उसकी शादी कर लो, यानी उसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है, ऐसा लोग बोलते थे। तो शादी करना ये जिम्मेदारी का काम है, और जिम्मेदारी की पहचान होना चाहिए, जिम्मेदारी आइडेंटिफाई होना चाहिए, और उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये हो गया स्वभाव, कि एक दूसरे के स्वभाव को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं कि मुझे कोई समझता ही नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं क्यों रोती हूँ, मैं क्यों डिप्रेस होता हूँ, ये कोई समझता ही नहीं। पर हमारा कहना ऐसा रहता है कि मुझे कोई समझता नहीं और मुझे किसी ने समझना चाहिए। तो उसके लिए बड़ी एक सिंपल तरीका है कि मैंने लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए, कि एक आधा लड़का या मेरी पत्नी क्यों उदास बैठी है, उसको गुस्सा क्यों आता है, या मेरा पति क्यों गुस्सा हो रहा है, उसको आते बराबर क्यों गुस्सा आता है। इसकी अगर हमने कोशिश की जानने की, जिसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं एम्पैथी यानी सिंपैथी, सबको मालूम है। सिंपैथी यानी सहानुभूति, एक आधे को दुख हुआ तो नहीं मैं तेरे दुख में सहभागी हूँ, शरीक हूँ, ये बोलना है ना सिंपैथी, यानी फीलिंग लाइक हिम। बट एम्पैथी इज नॉट फीलिंग लाइक हिम। एम्पैथी यानी वो क्यों दुखी है, उसके क्या कारण है, उसकी भावनाएं क्या है और भावनाओं का क्या कारण है, और उसकी भावनाएं हम कैसी कंट्रोल कर सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं, ये जानने के लिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, कि बी एम्पैथेटिक विद द पर्सन। तो अगर पति पत्नी दोनों ने अपने बर्ताव में, अपने स्वभाव में, ये एम्पैथी नाम का एक शब्द है, वो आत्मसात कर लिया, तो अपन जो दूसरी पायदान पे जाने वाले, दूसरी हैबिट जो अपन अभी देखने वाले, उसके लिए उसको मदद होगी। कि ये कोई आदमी आया और बहुत गुस्से से बोल रहा है, हम भी गुस्से से बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। बट वो आदमी गुस्से से और उसको बोलेंगे ठीक है भैया आपको गुस्सा है, मुझे समझता क्या हुआ है, हमारी कोई गलती है, क्या हो गया। अगर ऐसा बोला तो शायद वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, या उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। तो उसको गुस्सा आया है समझ के हम अगर उसको थोड़ा सा शांत करने का प्रयास करेंगे, या हमारी भी गलती है इसलिए उसको गुस्सा आया, अगर ये भी मान के चले, तो वी आर मोर एम्पैथेटिक, मोर अंडरस्टैंडिंग, और उसमें कलह या झगड़े होने के चांसेस कम है। तो ये मैंने क्यों बोला कि एम्पैथी रही तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो स्वभाव के बाद हमने जो दूसरी हमारी हैबिट है वो है कम्युनिकेशन, संवाद। अब ये संवाद अच्छा होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, नहीं। क्यों?
तो मैंने एक बताया कि एम्पैथी नहीं रहती हमारे इसमें, हम रिएक्ट ज़्यादा करते, प्रोएक्टिवली बिहेवियर नहीं करते कि सामने वाला चिड़ा मुझ पर जोर से चिल्ला इसलिए मैं भी चिल्लाऊंगा, बदला लूँगा, या टीट फॉर टैट रहना। तो हम एम्पैथेटिकली बिहेव नहीं करते। तो एम्पैथी इज़ एन एटीट्यूड, वो एटीट्यूड हमको कुछ को लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में दूसरा एटीट्यूड है रिस्पेक्ट। कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है कि एक बड़ा और एक छोटा अगर ऐसा शुरू हो गया तो फिर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, कि ये छोटा है, फिर वो ओहदे में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, या पति पत्नी के रिलेशन में पति को लगता है पत्नी छोटी है तो वो उसको कुछ भी सुनाएगा, डांटेगा, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा। तो ये बड़ा छोटा रह सकते हैं, लेकिन छोटा रहने के बाद भी वो रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए। अब लोग बोलते रिस्पेक्ट आने क्या, कि हर वक्त पति घर में आए तो पत्नी को गुलदस्ता दे, या पत्नी घर में पति जैसा आए तो पत्नी उसको गुलदस्ता दे। ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट यानी ऐसा बोला जाता है कि आध्यात्मिक लेवल पे भी, कि हम सबको नेचर ने या भगवान ने बनाया है। अब नेचर और भगवान ने हर इंसान को बनाया है, कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन रहता है, उसके पीछे उसका कोई कारण रहता है। तो जिसको भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, गॉड ने बनाया, वो सब सम्मान के पात्र है कि वो भी कुछ कारण से इस दुनिया में आए हैं। तो उनके साथ में सम्मान से पेश आना चाहिए, उनको तुच्छ नहीं देखना चाहिए, उनका हल्का नहीं समझना चाहिए, वो भी अपने जैसे ही है। ऐसा करके अगर कम्युनिकेशन शुरू होता है तो थोड़ा सा सौम्य कम्युनिकेशन शुरू होगा। और ये सब बड़ों ने करने की बात है, जिनको लगता है हम बड़े हैं, उन्होंने अगर शुरू किया तो देखिए आप सोचिए कि कितना कम्युनिकेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्पैथी, उसके बाद में रिस्पेक्ट, और तीसरा है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस है ना सच्चाई, सच्चाई अपन बाद में आने वाली है, लेकिन कम्युनिकेशन भी सच्चाई होना चाहिए। किसकी बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन किसकी तारीफ अगर सच्ची में करना है तो उसमें भी अपन ने थकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे समाज में क्या है कि हम लोग सबकी तारीफ करेंगे, हमारे अपने पिता की तारीफ करेंगे, भाइयों की करेंगे, माताओं की तारीफ हम बंद करते, मेरी माता यानी सबसे अल्टीमेट, और रहना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम बहनों की करेंगे, लड़कियों की करेंगे, माताओं की करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति की तारीफ नहीं करते, और वो है पत्नी की। हिंदुस्तान के पतियों को पत्नी की तारीफ करते हुए उनके मुंह को लाख लग जाता है। और क्यों लगता है? मन में इच्छा रहती है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ करना चाहिए। पर अपने यहाँ थोड़ा सा पुरुष सत्ताक पद्धति के कारण क्या हो जाता है, उनको लगता है मैं अपनी पत्नी की तारीफ करूँगा तो मेरी माँ क्या सोचेंगी, पिताजी क्या सोचेंगे, बाकी रिलेटिव क्या सोचेंगे, वो लोग सबको लगेगा कि मैं जोरू का गुलाम ही हो गया हूँ। वो ऐसा नहीं रहता है। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पति पत्नी ये बड़ा स्पेशल रिलेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इन लाइफ इज़ पति पत्नी। वो माँ बाप बनते बाद में, वो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये रिलेशन, लेकिन पहले ये रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये रिलेशन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सुख जो मेरा सब्जेक्ट है, सेक्स, सेक्सुअल प्लेजर, ये पति पत्नी एक दूसरे को देने के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता। इतना सब होने के बाद में, इतना सब एक दूसरे को देने के बाद भी पति पत्नी की तारीफ ही नहीं करता है। पत्नियाँ करती है, पत्नियों को तो बड़ा अच्छा लगता है अपनी पति की तारीफ करना, क्योंकि वो उसको बड़ा समझती है। हम अपनी बच्चों की तारीफ करेंगे, छोटा समझते हैं, लाड़ करेंगे, लेकिन पत्नियों की नहीं करते। करना चाहिए, अगर वो बहुत अच्छी है तो उसकी तारीफ करने में आप आपका सौभाग्य समझिए, बी प्राउड ऑफ योर वाइफ ऑल्सो। बट ये नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, अप्रिशिएट करने से लोगों को अच्छा लगता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, सामने वाले की सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में अप्रिशिएट अदर्स। हम क्या करते हैं कि एक दूसरे की गलतियाँ बड़ी स्पष्ट रूप से बता देंगे, लेकिन तारीफ नहीं करते, क्योंकि पुराने जमाने में भी नहीं करते थे। यानी मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कभी कभी, अरे तेरी तारीफ किया तो तू आमच्या मराठीमध्ये शेफारून जाशील, मान जाएगा, फिर करेंगे नहीं अच्छा काम, तो इसलिए तारीफ नहीं करते थे। पर ऐसा नहीं है। अब मेरे पिताजी तो अभी आज जिंदा रहते थे तो 100 साल के रहते थे, उनका ज़माना अलग था, अभी ज़माना अलग है। अभी हर एक आदमी इम्पॉर्टेंट है, तो अपना कम्युनिकेशन भी हमने अच्छा रखना चाहिए। अप्रिशिएट अदर्स। ब्लेम करना है, कोई खोट निकालना है, वो सॉफ्ट लैंग्वेज में करिए, लेकिन पहले अप्रिशिएट करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा बोलते हैं कि मियाँ बीवी बात करेंगे तो सब ने हम करके बात, वी, मियाँ बीबी या पति पत्नी ये एक यूनिट है, कपल एज ए यूनिट, सो दे शुड टॉक वी। बट जो हमेशा मैं करेगा, आए, तो वो गलत होगा। तो हमेशा
दोनों ने कंबाइंड वी एज अ टीम बोलना चाहिए, एक दूसरे के साथ लव बोलना चाहिए। एप्रिसिएशन भी है, लव भी है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, वो भी बोलना चाहिए उसने भी और आपने भी बोलना चाहिए। खास करके ये सब मैं मर्दों को ज़्यादा इसकी सीख देना चाहूँगा, क्योंकि औरतें करती है अप्रिशिएट, वो बोलती है, पर मर्दों को लगता शायद मैंने मेरी इमोशन अगर दिखा दी तो मैं वीक लगूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप आपकी मन की बातें बताइए, अच्छी बातें बताइए, आपकी पत्नी को अच्छा ही लगेगा। तो ये अफेक्शन, लव, ये एक्सप्रेस करना चाहिए, एप्रिसिएशन एक्सप्रेस करो। और बहुत बार क्या होता है, सॉरी और थैंक यू, लोग बोलते हैं देयर शुड नॉट बी एनी सॉरी और थैंक यू इन फ्रेंडशिप एंड लव, बट नो, इट्स वेरी मस्ट। हम अनजाने लोगों को, काफ़ी दूर के लोगों को सॉरी और थैंक यू बोलते हैं, फिर अपने नज़दीक के लोगों को नहीं बोलते। तो नज़दीक के लोगों को हम हर्ट करते हैं। अपने से कोई गलती होगी और सॉरी नहीं बोला तो हर्ट हो जाता है। आप एक सॉरी बोल दो, सामने वाला मराठीत म्हणतात विरघळून जाईल, मान जाएगा, या आप उसको थैंक यू बोलो, उसको अच्छा लगेगा मैंने कुछ किया है। तो ये पति पत्नियों ने भी एक दूसरे के साथ में करना चाहिए, तो ही उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कम्युनिकेशन यानी संवाद अच्छा होने से एक दूसरे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, क्योंकि तुम खराब हो ऐसा बोलने से वो सामने वाले को भी खराब समझने लग जाता है। पर तुम अच्छी हो, तुम अच्छा हो, अच्छे हो, ये बोलने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है, वो भी हमें अच्छा समझने लगता है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो इसलिए आज हमने देखा कि हमारा स्वभाव और संवाद, ये सेक्स इतना ही वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे की जो 4 आदतें हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। धन्यवाद।